एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे वाई यूट्यूब रिलिक्स माइंड में। गाय माता कहती है कि है भगवान, आपसे भला अच्छा कौन बता सकता है, इसलिए आप ही आज बताइए कि दुखों का अंत कैसे किया जाए। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे गाय माता, आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार संध्या के समय चंद्रपुर के राजा विक्रम सिंह जंगल से शिकार खेलकर अपने राज्य को वापस लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्होंने देखा एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बालक को देखकर राजा अपने घोड़े से उतरे और बालक के नजदीक जाने लगे। जब राजा उस बालक के नजदीक पहुँचे तो बालक कह रहा था, माँ मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपनों को पूरा करूँगा। राजा उसके बिल्कुल नजदीक पहुँच गए और पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक ने कुछ घबराकर कहा, आप डरो नहीं, मैं चंद्रपुर का राजा हूँ। अभी तुम अपनी माँ की चिता के पास बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सुनसान जंगल में तुम अपनी माँ की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे बाकी संबंधी और रिश्तेदार कहाँ हैं? फिर लड़का बोला, महाराज मेरी माँ और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे, लेकिन मेरी माँ ने मरते समय मुझे बताया कि मेरे दादा बुलंदनगर के धनी सेठ करोड़ीमल थे। मेरी माँ और पिताजी का प्रेम विवाह हुआ था और चूंकि मेरी माँ एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसलिए मेरे दादाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद ही बगीचे में घूमते हुए मेरे पिताजी को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मेरे दादा दादी ने मेरी माँ को अपशकुन और मनहूस यह कहते हुए कि उनके आने से ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई, उन्होंने मेरी माँ को घर से निकाल दिया। जब वे गर्भवती थी उस समय वे जंगल में आई और यहाँ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। यही मेरा जन्म भी हुआ। मेरी माँ ने मरते समय मुझसे कहा था कि मैं किसी तरह से गरीबी के जीवन से बाहर निकलूं और धनवान बनूं, योग्य बनूं। महाराज यह शब्द कहते ही मेरी माँ के प्राण निकल गए। मेरी माँ के जीवित रहते हुए मैं उनसे बड़ा आदमी बनने का वादा नहीं कर पाया था, इसीलिए उनकी चिता के समीप खड़ा होकर इस समय बड़ा आदमी बनने की माँ की आत्मा से वादा कर रहा था। महाराज ओ बेटा, बड़ी ही दुख भरी कहानी है। तुम्हारी इस वन में रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? अच्छा यह बताओ, हमारे साथ हमारे राज्य में चलना चाहोगे? आपके साथ महाराज, हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं। ओ तब तो मैं आपके साथ बड़ी खुशी से चलने को तैयार हूँ महाराज। और फिर वह राजा के साथ उसके राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल में पहुँचने पर रानी ने पूछा, यह कौन है? महाराज, महारानी इसका नाम भीमसेन है, आज से यह हमारे महल में रहकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। रानी मन मैं सोचने लगी, महाराज भी न जाने कैसे कैसे नमूने उठाकर महल में ले आते हैं, इन्हें कौन समझाए कि यह महल है, कोई अनाथालय नहीं है। महारानी आप किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं महाराज, आप आज्ञा कीजिए। महारानी, आज से भीमसेन तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा, राजकुमार और राजकुमारी की तरह ही अब तुम्हें इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है महाराज। उस रात भीमसेन सोचने लगा कि उसकी इतनी अच्छी किस्मत है कि वह राजमहल में पहुँच गया। दूसरी तरफ महारानी सोच रही थी कि भीमसेन को महल से निकालने के लिए मुझे कल कुछ करना ही होगा। जिस दिन राजकुमार राजकुमारी और भीमसेन को भोजन परोसा गया, उस दिन राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में खाना दिया गया, जबकि भीमसेन को पत्ते पर भोजन परोसा गया। इससे भीमसेन नाराज हो गया और कहा कि वह पत्ते पर खाना नहीं खाएगा। रानी ने पूछा कि क्या वह पत्तल पर भोजन नहीं कर सकता? भीमसेन ने जवाब दिया कि वह खा सकता है, लेकिन उसे यह भेदभाव पसंद नहीं आया क्योंकि अन्य लोगों को सोने की थाली में खाना परोसा गया था। रानी ने तब कहा कि अगर वे राजाओं और महाराजाओं की तरह खाना चाहता है तो खाएं, वरना ना खाएं। भीमसेन ने कहा कि वह तब तक नहीं खाएगा जब तक कि उसे सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाता। इससे नाराज होकर भीमसेन महल से चला गया और उसी जंगल की ओर लौट गया जहाँ से वे आया था। जब महाराज महल में आए और उन्हें पूरी घटना का पता चला, उन्होंने रानी से पूछा कि भीमसेन को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा गया। रानी ने कहा कि वह भीमसेन की परख करना चाहती थी, जिससे पता चला कि वह बहुत ही घमंडी और चतुर है, इसके सिवा उसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं है, वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। महारानी, बेशक उसे पत्ते पर भोजन परोस कर तुम उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, परंतु तुमने यह ठीक नहीं किया। वह अभी है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा, कहीं वह महल से चला न जाए। महाराज, महल का सुख वैभव छोड़कर वह कैसे जा सकता है? भला राजा तुरंत भीमसेन को महल में ढूंढने लगे, परंतु वे उन्हें महल में नहीं मिला। भीमसेन अवश्य ही जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा, मुझे तुरंत वहां जाकर उस बेसहारा बालक को वापस महल में लेकर आना चाहिए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल चले। इधर जब भीमसेन वापस जंगल में आ गया था, गंगा नदी के किनारे त्रिकूट नाम से एक
विशाल वन था जिसका कोई दूसरा छोर नहीं था। वहीं पर ब्रह्म ऋषि नाम का एक साधु रहते थे। वे बहुत ही करुणामय थे। जब भी कोई यात्री उस तरफ से गुजरता, साधु महाराज उनसे निवेदन करते कि वे कुछ समय के लिए उनकी कुटिया में विश्राम करें और फिर यात्रा जारी रखें। यात्री उनके निवेदन को स्वीकार कर लेते और उनकी कुटिया में आराम करते। बाद में यात्री उन्हें प्रणाम करके अपने रास्ते निकल जाते। इस प्रकार साधु महाराज उस वन में गुजरने वाले यात्रियों की सेवा किया करते थे। इसी वन में भीमसेन नाम का एक डाकू भी रहता था। लूटपाट करना उसका पेशा था और जो भी यात्री उसे पैसा देने में हिचकिचाना बिना किसी झिझक के मार डालता था। इसी भय से लोग उस जंगल से गुजरने के लिए 100 बार सोचते थे और अगर कोई बहादुरी से उस जंगल में प्रवेश करता भी तो डाकू भीमसेन उसे लूट लेता। इस तरह डाकू भीमसेन का खौफ आसपास के सभी गाँवों में फैल गया था। एक दिन गाँव के कुछ लोग एकत्र हुए और उन्होंने डाकू भीमसेन से मुक्ति पाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति ने कहा, भीमसेन डाकू का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमें इससे कैसे निपटना चाहिए। एक ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत ही शक्ति होती है, यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दें तो कैसा रहेगा। इससे तो हम सहज ही उसे अपने कब्जे में ले लेंगे, तब हम उसकी गर्दन काटकर उसे मार देंगे। विचार तो तुम्हारा बहुत ही उत्तम है, तो फिर देर किस बात की, आज कि भीमसेन डाकू पर धावा बोल दिया जाए। उसी समय सभी लोग अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर चित्रकूट जंगल की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर वो डाकू भीमसेन को ललकार लगे, कहाँ छिपा हुआ डाकू भीमसेन, बाहर निकल, देख, आज हमें तू लूट नहीं पाएगा, तेरी मौत बनकर आए हैं, आज हम सबसे तू बच नहीं पाएगा। शिकार के फेर में झाड़ियों में छुपे डाकू भीमसेन ने जब देखा कि बहुत से लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो वह अचानक चौंक गया। उसने सोचा कि अगर आज वह इस भीड़ के हाथ लग गया तो उसका बचना मुश्किल है, जबकि वे लोग लगातार उसे चुनौती दे रहे थे। डाकू भीमसेन ने सोचा कि यहाँ तो मुझे यह लोग जरूर पकड़ लेंगे, मुझे कहीं और छुप होगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। यह सोचकर वह वहाँ से उठा और चुपचाप वहाँ से निकल भागा। जल्दी ही उसे साधु की कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा कि मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। वह कुटिया के समीप पहुँचा तो वह बहुत ही हाफ था। साधु ने उसे देखा और कहा, कौन हो तुम, इस तरह से हाफ क्यों रहे हो और इस वीरान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, क्या घर से भाग कर आए हो। नहीं ऋषि, वो ऐसी बात नहीं है। तब भीमसेन ने ऋषि को अपनी राम कहानी सुनाई। तब ऋषि ने कहा, तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो। हाँ ऋषि, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। बेटा, यहाँ पर रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो। बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि विद्या ग्रहण करने से आती है। और परंतु महाराज, विद्या कैसे प्राप्त करूं, मेरे पास तो शिक्षा हेतु कोई धन नहीं है, मुझे कौन पढ़ाए। ऋषिवर ने कहा, बेटा, यदि तुम सच्चे दिल से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो। फिर भीमसेन ने किसी तरह से अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया और कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए वन में मुझे खोज रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। जा तू अंदर कुटिया में जाकर छिप जा। भीमसेन ने ऐसा ही किया और कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। तभी भीमसेन को खोजते हुए लोगों की भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची और साधु महात्मा से पूछने लगी, बाबा, क्या आपने यहाँ से किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है। बाबा ने कहा, आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हो। हम भीमसेन डाकू की बात कर रहे हैं। साधु बाबा, उसने मासूम और निहत्थे लोगों को लूट कर बहुत सताया है। वह अपना खजाना भरता है और मौका मिलने पर लोगों की हत्या भी कर देता है। आज हम उसे मारने आए हैं। साधु बाबा ने कहा, क्या तुम भीमसेन को मारोगे। वह तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। साधु बाबा, तुम क्या कह रहे हो, भीमसेन डाकू मर चुका है। हम भाइयों, मेरे कहे पर विश्वास करो और अपने घर वापस लौट जाओ। भीमसेन कुटिया के अंदर छिपा खिड़की से यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि आज साधु बाबा की वजह से उसकी जान बच गई। लोग साधु बाबा का बहुत आदर करते थे। उसकी बातों पर विश्वास करके वे वहां से लौट गए। जब लोग चले गए तो डाकू कुटिया से बाहर आया और साधु बाबा से पूछने लगा, साधु बाबा, आपने मेरे बारे में उन लोगों से झूठ क्यों बोला। मैंने उनसे क्या झूठ बोला था। भीमसेन तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका था, इसलिए तुम डर कर मेरी मदद मांगने आए थे। साधु बाबा, आपकी बात सच है। साधु बाबा फिर कहने लगे, उनसे धन लूटकर तुम अपना लोक और परलोक बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन को शांति है। तुमने डर होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो नहीं, हर समय तुम्हें यही डर बना रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मार ना दे। बोलो, सत्य है ना। साधु बाबा फिर कुछ सोचकर भीमसेन डाकू ने साधु बाबा से कहा, साधु महाराज, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं भी अन्य लोगों की तरह निडर होकर जीना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से लोग मुझे भी आपकी तरह आदर
सम्मान से दे देख, मैं वचन देता हूँ कि आप मुझसे जो भी काम करने को कहेंगे मैं उसे करूँगा, ऐसा है तब आप मेरे पीछे पीछे। तब साधु बाबा एक पर्वत की ओर चल दिए और भीमसेन उनके पीछे पीछे था। पर्वत की तलहटी में पहुँचने पर साधु महाराज ने कहा, भीमसेन इन 2 पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। अच्छा साधु बाबा। भीमसेन ने ऐसा ही किया और उसने दोनों पत्थर उठा लिए और अपने सिर पर रखकर साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही कदम चलने पर वह थकने लगा। तब साधु महाराज ने पूछा, क्या हुआ? भीमसेन ने कहा, साधु बाबा यह पत्थर बहुत भारी है। साधु ने कहा, अच्छा एक पत्थर फेंक दो। भीमसेन ने तुरंत एक पत्थर फेंक दिया और फिर से साधु के पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर भीमसेन ने कहा, साधु बाबा यह अकेला पत्थर भी कम भारी नहीं है, अब मैं चढ़ाई नहीं कर सकता। साधु ने कहा, ठीक है इसे भी नीचे फेंक दो और मेरे पीछे आओ। भीमसेन ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और साधु के पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब वे आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर भीमसेन ने कहा, साधु बाबा आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? साधु बाबा ने कहा, तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए। देखो अब तक तुम्हारे सिर पर लूटमार और हत्यारोपी 2 भारी पत्थरों का बोझ था जो तुम्हें जनप्रिय रूपी पहाड़ पर चढ़ने नहीं देता था। ले तुम एक काम करो, आज से तुम लूटमार और हत्याएं करना बंद कर दो। जिन लोगों का धन तुमने आज तक लूटा है उन्हें वापस कर दो, तब जाकर तुम भी सब लोगों के प्रिय बन जाओगे। तभी सब जगह भले आदमी के रूप में तुम पहचाने जाओगे। ठीक है साधु बाबा मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि जिन लोगों से मैंने धन चुराया था वे कौन थे और कहाँ के निवासी थे। फिर साधु बाबा कहते हैं, इसलिए तुम यह करो कि चुराया हुआ धन गरीबों और भिखारियों में बांट दो। ठीक है साधु बाबा मैं ऐसा ही करूंगा। भीमसेन ने ऐसा ही किया और भेष बदलकर शहर में गया और अपने साथ लाए गए सारे धन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद भीमसेन वापस वन में साधु बाबा के पास आया। साधु बाबा मुझे अपनी शरण में ले लो, मैंने अब तक कोई भी अच्छी बात नहीं सीखी है, मुझे अच्छी ज्ञान भरी बातें सिखा कर मेरे जन्म को सार्थक बना दो। साधु बाबा ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा, भीमसेन जहाँ तक हो सके हमेशा दूसरों की मदद करो, दूसरों की सहायता करो, यही मानवता की सच्ची सेवा है और यही भगवान की सेवा है। भीमसेन ने सच्चे दिल से साधु बाबा की सेवा की और साधु बाबा के सानिध्य में 5 वर्ष बिताए। इसी बीच साधु बाबा की कृपा से वे अत्यंत ही बुद्धिमान और सच्चे चरित्र वाला बन चुका था। तब एक दिन साधु बाबा ने भीमसेन से कहा, भीमसेन आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है। भीमसेन ने कहा, पर मैं शिक्षा का मूल्य कैसे चुकाऊंगा? ऋषि ने उत्तर दिया, बेटा शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह तो अमूल्य है। भीमसेन ऋषि के साथ वहां रहकर उसने शिक्षा प्रारंभ की, साथ ही वे आश्रम के कामों में ऋषिवर की मदद भी करता था। वर्षों बीत गए और भीमसेन युवा हो गया। एक दिन ऋषि ने कहा, भीमसेन आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण होती है, मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य और बुद्धिमान शिष्य हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर तुम कठिनाइयों में भी सफलता प्राप्त कर सकोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में परिवर्तित हो चुके हो। भीमसेन ने कहा, अब मुझे क्या करना है? गुरुदेव भीमसेन अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारे सामने एक लंबा पूरा जीवन पड़ा हुआ है, इसीलिए अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। भीमसेन ने निराश होते हुए कहा, गुरुदेव सब जगह मैं एक डाकू के रूप में बदनाम हूँ, भला मुझ जैसे आदमी को कौन काम देगा? ऋषि ने कहा, जाओ अपनी इस बुद्धि के बल के सहारे जीवन के कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतर जाओ। फिर उसने निश्चय किया कि वह बीरपुर जाएगा। बीरपुर वही राज्य था जहां के राजा ने एक बार बचपन के समय में भीमसेन को आश्रय दिया था, परंतु उसकी रानी ने अपमानित करके भीमसेन को निकाल दिया था। जब भीमसेन बीरपुर में पहुंचा तब उसे मालूम हुआ कि वहां के मंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है और इसीलिए मंत्री का पद खाली पड़ा था। राजमहल की राज्यसभा में आज मंत्री के खाली पड़े पद पर योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना था। भीमसेन भी उस समय राजा के दरबार में पहुंच गया और वहां पर जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे भीमसेन बड़े ही ध्यान से देखने लगा। उस समय राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सेनापति ने कहा, महाराज मंत्री की आकस्मिक मृत्यु से मंत्री का पद रिक्त हो गया, यह पद ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रखना चाहिए। राजा ने कहा, सेनापति जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज तक जो परंपरा चली आ रही है उसी के अनुसार मंत्री के पुत्र सारंग को मंत्री का पद सौंपा जाएगा। सेनापति ने कहा, पर क्या सारंग इस पद के लायक है? राजा कहते हैं, चाहे लायक हो या ना हो, राजकीय परंपरा के अनुसार यह पद उसे ही सौंपा जाएगा, हम अब दरबार में इसकी घोषणा करेंगे। इतने में भीमसेन आगे बढ़ा और बोला, महाराज समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदल देना ही समझदारी है। तब एक युवक ने कहा, मेरा नाम किशोर है महाराज और मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूँ। भीमसेन ने अपना नाम किशोर
बताया ताकि राजा विक्रम सिंह उसे पहचान ना पाए। बहुत सालों के बाद राजा विक्रम सिंह बूढ़े हो चुके थे। फिर भीमसेन ने कहा, महाराज आप जैसे चाहे उसी प्रकार मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरा तो ठीक है, वरना आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। युवक, तुमने जो सलाह दी है राजकीय परंपराओं को बदलने की, हम उसे मानते हैं। उस सलाह पर हम तभी अमल कर सकते हैं जब तुम हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम सारंग और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे हम चंद्रपुर का मंत्री बनाएंगे। राजा विक्रम सिंह के आदेश पर सोने की म्यान में रखी हुई 2 तलवारें तुरंत राज दरबार में पेश की गई। तब राजा विक्रम सिंह ने सारंग को एक तलवार दी और कहा, सारंग तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है और वहां के समीप राज्य केसरपुर में जाकर वहां के राजा केसर सिंह को यह भेंट लेकर आना है। उसके बाद महाराज ने एक सोने की तलवार किशोर को दी। कहा, किशोर तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य विशालपुरम में जाकर राजा विशाल तक यह भेंट पहुंचा है। दोनों उसी समय तलवारें लेकर अपनी अपनी दिशाओं की ओर चल दिए। जब सारंग उत्तर दिशा में स्थित केसरपुर राज्य के दरबार में पहुंचा तब उसने वहां के राजा से कहा, राजन मैं चंद्रपुर के राजा विक्रम सिंह के द्वारा भेजा गया राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए यह सोने की तलवार उपहार में भेजी है। राजदूत, हम आपके महाराज के इस उपहार को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब हमारे महाराज ने तलवार को म्यान से निकाला तो उन्होंने देखा कि तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। राजा ने पूछा, यह क्या, तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? राजदूत, इसका क्या अर्थ है, हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तब सारंग ने मन ही मन सोचा, तलवार की नोक पर लगे इस लाल रंग का क्या मतलब हो सकता है, मैं इसका मतलब नहीं जानता। फिर भी इस समय राजा केसर सिंह के सवाल का उत्तर न देना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर उसने कहा, हाँ राजन, लाल रंग का यही रहस्य है कि या तो आप हमारे राजा की तलवार की शक्ति स्वीकार कर ले, वरना हमारे महाराज की खूनी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने से नहीं चुकेगी। यह बात आपको बता दें कि अब युद्ध भूमि में ही शीघ्र तलवार की धार का फैसला हो जाएगा। सेनापति जी, राजा विक्रम सिंह ने लाल रंग की तलवार भेजकर हमें चुनौती दी है। आप आज से ही सेना का संगठन शुरू कर दीजिए। हम बहुत जल्द वीरपुर पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर महाराज सारंग घबराकर वहां से चले गए। वहीं दूसरी ओर जब भीमसेन विशालपुर पहुंचा और वहां के राजा के सामने पेश हुआ तो राजा ने कहा, राजदूत, इस तलवार की नोक पर लगा लाल रंग हमें समझ नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है? भीमसेन ने गहरी सोच में पड़ने के बाद कहा, महाराज, हमारे राजा आपका बहुत सम्मान करते हैं। यह तलवार उसी सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाने का मतलब है कि हमारा राजा और उसका राज्य आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं आपके राजा की इस मित्रता की तलवार को स्वीकार करता हूं और उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके राजा का सच्चा मित्र बनूं। मेरा तन मन हमेशा उनके लिए समर्पित रहेगा। इसके बाद राजा ने कहा, राजदूत, मैं आपके राजा को सेना की एक टुकड़ी और कुछ बहुमूल्य उपहार भेंट कर रहा हूं। भीमसेन ने धन्यवाद कहा और वह सेना की टुकड़ी और बहुमूल्य उपहारों के साथ वीरपुर की ओर चल पड़ा। इधर केसरपुर की सेना ने हरिनगर की ओर कूच कर दिया। सारंग यहाँ दोनों ही वीरपुर में पहुंचे तब राजा ने कहा, कहो सारंग, केसरपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग का तुमने उन्हें क्या अर्थ बतलाई? तब सारंग ने सारी बात उन्हें विस्तार से बता दी। ओ सारंग, यह तुम क्या कह रहे हो? केसर सिंह शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। जी महाराज। उसी समय एक गुप्तचर आया। महाराज, केसरपुर की विशाल सेना वीरपुर की तरफ बढ़े चले आ रही है। वह अब क्या होगा? इतनी शीघ्र तो हम अपनी सेना को संगठित भी नहीं कर सकते। तब पर मौजूद भीमसेन ने कहा, महाराज घबराइए नहीं, मैंने विशालपुरम के राजा को तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग के विषय में जब जानकारी दी तो उन्होंने खुश होकर अपनी सेना की एक टुकड़ी मेरे साथ रवाना कर दी थी। वे टुकड़ी अब भी महल के बाहर खड़ी है। महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कृपया सेनापति जी को निर्देश दें कि वे केसर नगर की सेना से युद्ध करें। मैं अपने साथ लाई गई सेना के साथ केसरपुर पर हमला करूंगा। इस दोहरे हमले से केसरपुर की सेना सामना नहीं कर पाएगी और इस परिस्थिति में विजय हमारी होगी। जैसा कि भीमसेन ने सोचा था, युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद महाराज विक्रम सिंह ने सारंग और भीमसेन को महल में बुलाया। महाराज ने कहा, भीमसेन, तुम्हारी वजह से हम जीत सके हैं, हम तुम्हें मंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। सारंग ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो मेरे साथ अन्याय है। मैंने तुम दोनों को एक सी भेंट देकर दोनों राजाओं को देने के लिए कहा था, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उन भेंट का अलग अलग अर्थ निकाला। किशोर ने बुद्धिमानी और
दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि सारंग तुमने अपनी मूर्खता से केसरपुर के राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया। अब बताओ हम तुम्हें वीरपुर का मंत्री बनाए। किशोर को सारंग ने कोई जवाब ना दिया और सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। तब महाराज ने घोषणा की, हम किशोर को चंद्रपुर का नया मंत्री बनाते हैं। इसके बाद उसी रात को किशोर के मंत्री बनने के सम्मान में उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। तब महारानी ने स्वयं अपने हाथों से किशोर को भोजन परोसा। मंत्री बने हुए किशोर ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं भोजन चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। ठीक है, हम उसका भी प्रबंध किए देते हैं। जब भीमसेन को सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो उसने कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसके बारे में आपने कभी मना किया था। महारानी ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंत्री ने उत्तर दिया, महारानी जी, याद कीजिए कि आज से 15 वर्ष पहले आपने भीमसेन नामक बालक को पत्ते पर भोजन परोसा था। महारानी बोली, हो